हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक जो कि आयात एवं निर्यात, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, इसके लाभ क्या क्या होते हैं, इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं और ये कैसे किया जाता है, इसमें कितने बिंदु शामिल होते हैं, कितने पॉइंट शामिल होते हैं जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी कि आयात और निर्यात कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या लेवल होते हैं, किस कैसे कैसे उसको पूरी तरह से आयात किसी चीज़ को या निर्यात किया जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि वीडियो में आयात निर्यात कैसे कैसे उसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आयात और निर्यात का अभिप्राय, मतलब कि क्या है आयात और निर्यात, इसके बारे में देखते हैं। तो आयात का अर्थ है विदेशों से माल क्रय कर अपने देश में लाना, और निर्यात का क्या अर्थ है, निर्यात से अभिप्राय है वस्तु एवं सेवाओं को अपने देश से दूसरे देश को भेजने से। मतलब कि इंपोर्ट, आयात जो इंपोर्ट होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंपोर्ट आयात को, तो वो क्या होता है, जब विदेशों से माल को क्रय करके अपने देश में लाना। और जो निर्यात क्या होता है, तो वो अपने देश से किसी सेवा या फिर वस्तु यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे देश में भेजना निर्यात या फिर एक्सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि एक फर्म आयात और निर्यात दो तरीके से कर सकती है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आयात निर्यात। ठीक है, एक फर्म जो कोई भी है जो आयात और निर्यात दो तरीके से कर सकती है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष आयात और निर्यात में फर्म स्वयं विदेशी क्रेता आपूर्तिकर्ता तक पहुंचती है तथा आयात और निर्यात से संबंधित सभी औपचारिकताओं, जिनमें जहाज में लदान एवं वित्तीयन भी सम्मिलित है, को स्वयं पूरा करती है। मतलब जब कोई फर्म है, जब वो प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, तो वो क्या करती है कि वो जब डायरेक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है तो वो विदेशी क्रेता, यानी कि जो कि विदेशी क्रेता जो इंपोर्ट कर रहा है हमारे देश से कोई भी चीज़ है, जैसे हमारी कोई देश में कोई फर्म है और वो किसी दूसरे देश में अपने सामान को एक्सपोर्ट करने वाली है, तो जो दूसरे देश का, मान लीजिए जैसे कोई अमेरिका वगैरह को ले लीजिए, हमारे देश से कोई सामान इंपोर्ट कर रहा है, तो हमारे देश की जो फर्म है वो डायरेक्ट उससे कांटेक्ट रखती है। ठीक है, सारी औपचारिकताएं खुद पूरी करती है प्रत्यक्ष वाले आयात या निर्यात में। मतलब जब डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो कोई भी फर्म डायरेक्ट जो है क्रेता से या फिर आपूर्तिकर्ता से डायरेक्ट संपर्क रखती है। कोई भी कार्य उससे रिलेटेड, जैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से हुआ, जैसे जहाज में सामान वगैरह लादना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वाला, और या फिर वित्तीयन मतलब कि पैसों से संबंधित कोई भी मामला होता है, तो ये सब काम डायरेक्ट फर्म के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट जो आयात या निर्यात होता है या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो उसमें जो होता है फर्म क्या करती है, इसमें हम थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी और अप्रत्यक्ष आयात निर्यात वह है जिसमें फर्म की भागीदारी न्यूनतम होती है तथा वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित अधिकांश कार्य को कुछ मध्यस्थ करते हैं, जैसे अपने ही देश में कुछ मध्यस्थ करते हैं, जैसे अपने ही देश में स्थित निर्यात गृह या विदेशी ग्राहकों से क्रय करने वाले कार्यालय तथा आयात के लिए थोक आयातक। इस प्रकार की फर्में निर्यात की स्थिति में विदेशी ग्राहकों से एवं आयात में आपूर्तिकर्ताओं से सीधे व्यवहार नहीं करती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें कोई भी फर्म डायरेक्ट कांटेक्ट रखती है क्रेता या मतलब जो आपूर्ति करने वाला है और सामानों की, या क्रेता जो खरीदने वाला है, उससे कोई भी फर्म डायरेक्ट कांटेक्ट पर रहती है। ठीक है, किसमें, प्रत्यक्ष आयात या निर्यात या फिर डायरेक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी फर्म डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं रहती उससे, जो भी क्रेता है मतलब जो खरीदने वाला है सामान को, या फिर जो आपूर्ति करता है मतलब कि देने वाला है, बेचने वाला है सामान, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहती, बल्कि कुछ ऐसे जो ब्रोकर्स वगैरह ये लोग रख लेते हैं, या फिर ऐसे कोई
एक कार्यालय होता है जिसके माध्यम से कोई मध्यस्थ वगैरह होते हैं जिसके माध्यम से ये उनसे संपर्क करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं रहते हैं। कोई मध्यस्थ होता है बीच का आदमी जो क्या मध्यस्थ जैसे कि मान लीजिए ब्रोकर वगैरह है, तो वो करवाता है बातचीत और वही सारे ऑर्डर वगैरह लेता है या सारे काम करता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक उसमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो लाभ इसके क्या क्या है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है, वस्तु प्रवेश के अन्य माध्यमों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की आयात और निर्यात सबसे सरल पद्धति है। यह संयुक्त उपक्रमों की स्थापना एवं प्रबंधन से या विदेशों में स्वयं के स्वामित्व वाली सहायक इकाइयों की तुलना में कम जटिल क्रिया है। मतलब कि क्या है फ्रेंड्स कि जो आयात निर्यात है किसी भी वस्तु का या सेवा का, तो ये बहुत ही इजी होता है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है किसी दूसरे देश में अपना कंपनी का ब्रांच स्थापित करने जाएगी, ठीक है ना, तो अपना कोई भी कंपनी का ब्रांच स्थापित करेगी तो और वहाँ पर जाके अब सामान वगैरह बनाएगी तो उसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार के टैक्स वगैरह उस देश में लगेंगे, नए देश में जो उसके देश के, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कंपनियों को कम फ़ायदा होता है। लेकिन जो आयात निर्यात है किसी भी चीज़ को जैसे अपने ही देश में बनाकर निर्यात कर देना या डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेना, ये चीज़ें थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। तो इस वजह से ये आयात और निर्यात काफ़ी ज़्यादा लाभदायक माना जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है ना, मतलब जो भी कंपनियां हैं। तो इसलिए आयात और निर्यात करने में ज़्यादा वो ध्यान रखती हैं कि आयात और निर्यात कर ले और बाकी कंपनी वगैरह दूसरे इस देश में क्यों स्थापित की जाए, ज़्यादा पैसे क्यों खर्च किए जाएँ, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है आयात निर्यात में संबद्धता कम होती है, अर्थात इसमें व्यावसायिक इकाइयों को उतना धन एवं समय लगाने की आवश्यकता नहीं है जितना कि संयुक्त उपक्रम में सम्मिलित होने या फिर मेहमान देश में विनिर्माण संयंत्र एवं सुविधाओं को स्थापित करने में लगाया जाता है। मतलब वही चीज़ है फ्रेंड कि कोई भी कंपनी क्या करती है कि सुविधा देखती है कि उसे लगता है कि आयात और निर्यात कर ले, जैसे किसी चीज़ को इम्पोर्ट करना है तो ईजिली जल्दी से आ जाएगा। लेकिन यदि कोई भी वो उपक्रम स्थापित करेगी किसी दूसरे देश में, अपनी फैक्ट्री स्थापित करेगी, फिर वहाँ किसी भी चीज़ को उत्पादित करेगी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है ज़्यादा और उसमें पैसे भी लगते हैं। तो इस वजह से लोग क्या होती कंपनियां क्या करती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ज़्यादा लाभदायक समझकर वही करती हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है। इसके बाद क्या है अगला, तो आयात निर्यात में विदेशों में अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विदेशों में निवेश की जोखिम शून्य होता है और या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश के अन्य माध्यमों की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। तो आयात निर्यात में जो निवेश होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती, इससे विदेशों में जोखिम शून्य होता है। मतलब कि जो विदेशों में निवेश का नहीं करना पड़ता, आयात निर्यात में डायरेक्ट पैसे दे के मंगा लिया जाता है। और लेकिन यदि कोई लॉस होता भी है आयात और निर्यात से, मान लीजिए किसी कारणवश कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत, तो बहुत कम होता है, उतना नहीं होता जितना कि किसी अन्य देश में किसी उपक्रम को स्थापित करने, फैक्ट्री या कंपनी लगाने में होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है, आयात और निर्यात की सीमाएं। तो आयात और निर्यात की सीमाएं क्या क्या हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश माध्यम के रूप में आयात और निर्यात की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, तो पहला है आयात निर्यात में वस्तुओं को भौतिक रूप से एक देश से दूसरे देश को लाया ले जाया जाता है, इसलिए इन पर पैकेजिंग, परिवहन, बीमा के अतिरिक्त लागत आती है। विशेष रूप से यदि वस्तुएं भारी हैं तो परिवहन व्यय आयात और निर्यात में बाधक होता है और दूसरे देश में पहुंचने पर इन पर सीमा शुल्क एवं अन्य कर लगते हैं एवं खर्चे होते हैं। इन सभी खर्चों के प्रभाव स्वरूप उत्पाद की लागत में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, तो वह कम प्रतियोगी हो जाती। क्या है कि फ्रेंड कि जैसे ही हर चीज़ की लाभ होता है तो उसी प्रकार किसी हर चीज़ की हानि भी होती है। तो ठीक इसी प्रकार से आयात और निर्यात की कुछ सीमाएं, हानि भी है। तो देखिए क्या होता है कि आयात और निर्यात किसी भी वस्तु को हम जब कर रहे होते हैं तो उसमें पैकेजिंग का खर्चा होता है, परिवहन, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे लाना ले जाना हुआ, जैसे हम कोई प्रोडक्ट भारत में अमेरिका से मंगा रहे हैं तो वहाँ से भारत लाने में उसका
जो परिवहन का खर्चा होता है वो बहुत होता है, और प्रोडक्ट पे बीमा करवाना पड़ता है ताकि किसी यदि कंडीशन बस कुछ हो जाता है सामान वगैरह को तो उसमें बीमा की राशि प्राप्त हो सके, वो है खर्चा। और एक प्रकार से और सीमा शुल्क वगैरह, जब अमेरिका वगैरह से हम भारत में कुछ चीज़ मंगाते हैं तो भारत की सरकार जो है कुछ ड्यूटीज वगैरह लगाती है, इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, वो सीमा शुल्क लगाती है। ये सब कई प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं, और जैसे ही निर्यात करते हैं तो दूसरा देश, मान लीजिए अमेरिका में हमने निर्यात किया अपने देश से, तो अमेरिका में भी कई प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं, जो टैक्स वगैरह हैं वहाँ की सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि जो सामान वगैरह है वो काफ़ी महंगा हो जाता है और ये कम प्रतियोगी हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला है, जब किसी देश में आयात पर प्रतिबंध लगा होता है तो वहाँ निर्यात नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में फर्मों के पास केवल अन्य माध्यमों का ही विकल्प रहता है, जैसे लाइसेंसिंग या फिर संयुक्त उपक्रम। इनके कारण दूसरे देशों में स्थानीय उत्पादन एवं विपणन के माध्यम से उत्पादों को उपलब्ध कराना संभव हो जाता है। तो क्या होता है कि जब कोई भी देश अपने देश में इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगा देता है कि ताकि अपने देश की जो उद्योगों को है बचाया जा सके, तो इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा देता है, तो उससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होते हैं तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता फिर एक्सपोर्ट करने का। तो वो क्या करते हैं, उसी देश में जा करके वहाँ पर कंपनियाँ अपनी ब्रांचेस खोलते हैं नई, या फिर वहीं की किसी कंपनी के साथ जॉइंट होकर के अपने प्रोडक्ट को बनाने लगते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि नुकसान होता है कि जब उस देश में जाकर फिर कंपनी वगैरह लगाना पड़ता है तो ज़्यादा पैसे वगैरह लगते हैं, तो इससे भी एक प्रकार का नुकसान ही है। तो और अगला क्या है, तो निर्यात इकाइयाँ मूल रूप से अपने गृह देश में प्रचालन करती हैं। वे अपने देश में उत्पादन कर उन्हें दूसरे देश में भेजती हैं। निर्यात फर्मों के कार्यकारी अधिकारियों का अपनी वस्तुओं के प्रवर्तन के लिए अन्य देशों की गिनी चुनी यात्राओं को छोड़कर इनका विदेशी बाजार से और अधिक संपर्क नहीं हो पाता। इससे निर्यात इकाइयां स्थानीय निकायों की तुलना में घाटे की स्थिति में रहती हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय ग्राहकों के काफ़ी समीप होते हैं तथा उन्हें भली भांति समझते हैं। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड, कि जो क्या होता है कि अधिकांश जो उद्योग होते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी देश में कोई भी व्यक्ति है तो अपने देश में ही चाहता है कि वो उद्योग धंधे लगाए और वहाँ से सामान को दूसरे देशों में निर्यात करे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि कोई जो दूसरे देश की कंपनी यदि कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है तो उस देश में वो एक्सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन जैसे मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है तो वो क्या करती है कि भारत में कोई उद्योग लगा के वो विदेशों में सामान बेचना चाहती है, ठीक है। तो वो बेच तो सकती है, लेकिन वहाँ के जो विदेशों में खुद की कंपनियाँ होंगी विदेशों की, तो उन कंपनियों के सामान की ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि वो क्या होती हैं कि अपने उस देश के ग्राहकों से ज़्यादा भली भांति से परिचित होती हैं। तो वहाँ के लोग क्या होता है कि विदेशों के सामान खरीदने के बजाय अपने देश की कंपनियों से ज़्यादा सामान खरीदना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे, इससे क्या होता है कि नुकसान होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। इसके बाद अगला है निर्यात की प्रक्रिया। निर्यात की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने लेवल से होकर के निर्यात किया जाता है, और ये निर्यात, ठीक है, मतलब कितने लेवल आते हैं जिसके तहत कोई भी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में। इसमें एक हम उदाहरण लेते हैं भारत का ही, जैसे कि मतलब क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं भारत से किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, अलग अलग निर्यात लेन देनों के विभिन्न चरणों की संख्या एवं जिस क्रम में यह चरण उठाए जाते हैं अलग अलग होते हैं। एक प्रारूपिक निर्यात लेन देन के निम्नलिखित चरण होते हैं। तो इनमें हम देखेंगे कि कई ऐसे स्टेप्स हैं जिसके तहत की निर्यात की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें पहला चरण क्या है, तो पूछताछ करना और सूचना देना। तो इसमें पहला चरण है पूछताछ करना और सूचना देना, जिसमें जैसे कोई भी क्रेता यदि कोई किसी सामान को इंपोर्ट करना चाहता है किसी दूसरे देश से, तो वो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, पूछताछ करेगा कि जो भी एक्सपोर्टर होगा उससे इंपोर्टर क्या करेगा, जो आयात करने वाला है वो निर्यात करने वाले से पूछताछ करेगा कि ये मतलब कि किसी भी सामान को खरीदना है तो उस सामान के बारे में डिटेल पहले पता करेगा कि वो सामान कितने में बेच रहा है, वो क्या
सामान कैसा है, कौन कौन सा सामान बेचता है, या उस सामान की डिटेल क्या है, वो कब तक में पहुंचा देगा, कि तो उस सामान के बारे में सारी जानकारी वो निर्यातक से लेता है। कौन लेता है? तो आयातक, यानी कि इंपोर्ट करने वाला जो है वो सारी जानकारी सबसे पहले उससे मांगता है। तो इसमें देखते हैं, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में। संभावित क्रेता विभिन्न निर्यातकों को पूछताछ का पत्र भेजता है, जिसमें वह उनसे माल के मूल्य, गुणवत्ता एवं निर्यात से संबंधित शर्तों के संबंध में सूचना भेजने के लिए प्रार्थना करता है। आयातक इस प्रकार विज्ञापन के पूछताछ के संबंध में निर्यातकों का समाचार जो है समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी सूचित कर सकता है, और निर्यातक इस पूछताछ का उत्तर भेजता है, जिसे प्रारूप बीजक कहते हैं। और प्रारूप बीजक में उस मूल्य के संबंध में सूचना होती है जिस पर निर्यातक माल को बेचने के लिए तैयार है। इसमें गुणवत्ता, श्रेणी, आकार, बनज, सुपुर्दगी की प्रणाली, पैकेजिंग का प्रकार एवं भुगतान की शर्तों आदि की सूचना दी जाती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आयातक जो होता है या इंपोर्टर निर्यातक से क्या करता है, कोई भी सामान की जानकारी लेनी है तो सबसे पहले वो कई निर्यातकों को या फिर जो एक्सपोर्टर हैं उनको इंपोर्टर क्या करता है, उनसे कई निर्यातकों को पूछताछ के लिए पत्र भेजता है, या फिर जो भी उसका माध्यम है उससे पूछताछ करता है कई निर्यातकों से कि मुझे ये सामान चाहिए, ये यदि आपके पास है तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कितने में ये बेचेंगे, और क्या क्या इसकी क्वालिटी है इस सामान की, कब तक में मिल जाएगा मुझे। तो जितने भी निर्यातक या एक्सपोर्टर होते हैं तो उन सामान की डिटेल एक जो बनाते हैं, और उसमें एक डिटेल के तहत उसमें मूल्य वगैरह उस प्रोडक्ट की सारी जो डिटेल्स होती है उसे एक पत्र के रूप में बनाते हैं, और जो एक जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रारूप बीजक, ठीक है ना। उसमें उस पत्र में सब कुछ जितना भी इंपोर्टर ने पूछा हुआ था उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सभी के उत्तर उस प्रारूप बीजक में दिए रहते हैं कि मूल्य कितना है इस सामान का रहेगा, और गुणवत्ता क्या है, श्रेणी क्या है, आकार क्या है, और कब तक में ये पहुंचाया जाएगा, पैकेजिंग का प्रकार क्या है, और भुगतान की शर्तें, मतलब क्या कैसे भुगतान किया जाएगा, ये सभी बातें वो उस प्रारूप बीजक में जो एक्सपोर्टर होता है निर्यातक, वो इंपोर्टर को यानी कि जो आयात करने वाला है सामान को उसको भेज देता है, ठीक है। तो इससे आयातक को एक अनुमान लग जाता है कि कौन सा जो निर्यातक है मुझे सस्ते में दे रहा है, कौन सा महंगे में दे रहा है, तो उसके अनुसार वो उस सामान को खरीदता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। तो आदेश तथा इंडेंट की प्राप्ति, इसमें क्या है, यदि संभावित क्रेता यानी आयातक जो इंपोर्टर है के लिए निर्यात का मूल्य एवं अन्य शर्तें स्वीकार हैं तो वह वस्तुओं को भेजने का आदेश देगा। इस आदेश में, जिसे इंडेंट भी कहते हैं, आदेशित वस्तुओं का विवरण, देय मूल्य, सुपुर्दगी की शर्तें, पैकिंग में चिन्हांकन, ब्यौरा एवं सुपुर्दगी संबंधी निर्देश होते हैं। तो क्या होता है कि यदि जो इंपोर्टर है उसको पसंद आ गया, किसी एक्सपोर्टर का सामान पसंद आ गया और उसके मूल्य वगैरह से वो संतुष्ट है, तो वो क्या करेगा कि जो एक्सपोर्टर है यानी कि निर्यातक को बोलेगा, एक आदेश देगा कि हाँ मुझे आपका सामान पसंद आया, इसका मूल्य ठीक है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ आपसे। तो वो उसे आदेश जारी करेगा, जिसे क्या कहते हैं, इंडेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें आदेशित वस्तुओं को, कि मतलब कि कौन कौन सी वस्तुएं उसे चाहिए और उसका मूल्य वगैरह सब कुछ जो है वो क्या करता है, उसको लिख करके उसको भेज देता है, किसे, निर्यातक जो निर्यात करने वाला है सामानों का, उसे भेज देता है कि मुझे ये चीज़ें इतनी इतनी मात्रा में या इतनी ऐसी ऐसी पैकिंग के तहत ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, आयातक की साख का आकलन एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए, इंडेंट की प्राप्ति के पश्चात निर्यातक आयातक की साख के संबंध में आवश्यक पूछताछ करता है। इस पूछताछ का उद्देश्य माल के आयात के गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर आयातक द्वारा भुगतान न करने के जोखिम का आकलन करना है, और इस जोखिम को कम से कम करने के लिए अधिकांश निर्यातक आयातक से साख पत्र की मांग करते हैं, और साख पत्र आयातक के बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें निर्यातक के बैंक को एक निश्चित राशि तक के निर्यात बिलों के भुगतान की गारंटी देता है, और अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के निपटान के लिए भुगतान की सर्वाधिक उपयुक्त एवं सुरक्षित विधि है। तो इसमें क्या होता है, थर्ड पॉइंट में फ्रेंड्स, की जो आयातक की साख का आकलन एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना। तो जो कोई भी निर्यात कर रहा है अपने सामान का, यानी कि निर्यातक जो है या एक्सपोर्टर
जो है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने सामान को यूं ही नहीं भेज देता कि आयातक ने मंगाया तो वो डायरेक्ट भेज देता है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है, पहले देखता है कि आयातक जो है उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, कि पिछली बार जब उसने सामान वगैरह मंगाया था तो उसने क्या किया, भुगतान वगैरह सही तरीके से किया था कि नहीं किया था, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी लेता है। और क्या करता है, जब उसे एक सबसे पहले तो उसे क्या करता है कि वो उससे बोलता है, आयातक से बोलता है कि एक काम करिए, मैं सामान आपको भेज दूंगा लेकिन उसके पहले आप मुझे गारंटी पत्र दीजिए। और जो गारंटी पत्र किसके माध्यम से लेता है, उस आयातक जो कि इंपोर्ट करने वाला है सामान को, उसी के देश के जो बैंक है उसके द्वारा एक साख पत्र जारी करवाता है, जिसका क्या मतलब होता है, तो वो साख पत्र इस प्रकार से काम करता है कि जो अपना सामान निर्यात करने वाला है जो व्यक्ति एक्सपोर्टर जो है, उसी के देश के बैंक में ये साख पत्र काम करता है। मतलब दोनों जो निर्यातक और आयातक के जो दोनों व्यक्ति हैं उनके दोनों देशों के, उनके अलग अलग जो देश होते हैं उनके देशों के अलग अलग बैंकों के माध्यम से ये साख पत्र कार्य करते हैं कि एक का जो आयातक है उसके देश का जो बैंक है वो साख पत्र जारी करेगा और जो निर्यातक है उसके देश का जो बैंक है इस साख पत्र को एक्सेप्ट कर लेगा और बोल देगा कि हाँ ये इतने तक का सामान ये निर्यात कर सकता है क्योंकि मुझे इसकी गारंटी उस जो है आयातक के देश के बैंक से मिल गई है, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि निर्यातक उस साख पत्र के अनुसार अपने देश के बैंक से जो गारंटी को बात कर लेता है कि हाँ यदि आप बैंक को गारंटी मिल गई है तो क्या मैं निर्यात कर सकता हूँ अपना सामान। और बैंक जब उसे परमिशन दे देता है कि हाँ मुझे गारंटी मिल गई है उस देश के, उस जो आयातक है उसके देश के जो बैंक है उसके द्वारा मुझे साख पत्र के द्वारा गारंटी मिल गई है, तो आप अपना इतने तक का सामान निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद जो ही निर्यातक जो है जब पहले सब कुछ देख लेता है, समझ लेता है कि उसके बारे में जान लेता है, तभी जाके वो निर्यात के लिए आगे के कदम उठाता है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, तो आगे होता है निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना का क्या है, तो भुगतान के संबंध में आश्वस्त हो जाने के पश्चात निर्यातक फर्म निर्यात संबंधी नियमों के पालन की दिशा में कदम उठाती है और भारत में वस्तुओं के निर्यात पर सीमा नियम लागू होते हैं जिनके अनुसार निर्यातक फर्म को निर्यात करने से पहले निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना लेना चाहिए। तो क्या होता है कि जो निर्यात करने वाला व्यक्ति है, एक्सपोर्ट करने वाला अपने सामान को, तो वो क्या करता है, सबसे पहले जब उसे ये विश्वास हो जाता है भुगतान संबंधी कि हाँ भुगतान मेरा समय पर हो जाएगा जो भी मैं एक्सपोर्ट करूँगा सामान को आयातक को या इंपोर्टर को, तो उसके बाद वो क्या करता है अपने देश में, निर्यातक जो होता है अपने देश में एक लाइसेंस बनवाता है, क्योंकि हर एक देश में किसी भी चीज़ को निर्यात करने के लिए एक लाइसेंस ज़रूरी होता है। तो वो लाइसेंस को तैयार करवाता है, ठीक है, और उसी लाइसेंस के आधार पर ही वो अपने सामानों को भेज सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, माल प्रेषण से पूर्व वित्त करना। मतलब कि क्या है कि आदेश होने एवं साख की प्राप्ति के पश्चात निर्यातक माल के प्रेषण के पूर्व वित्त हेतु अपने बैंक के पास जाता है जिससे कि वह निर्यात के लिए उत्पादन कर सके, और प्रेषक पूर्व वित्त वह राशि है जिसकी निर्यातक को कच्चा माल एवं अन्य संबंधित चीज़ों का क्रय करने, वस्तुओं के प्रक्रियन, पैकेजिंग, वस्तुओं के माल लदान, बंदरगाह तथा परिवहन के लिए आवश्यकता होती। तो जो क्या है कि निर्यातक क्या करता है कि सबसे पहले जब उसको निर्यात करना होता है जो सामान, उसके लिए इतना पैसा तो ज़्यादा शुरू में होता नहीं है किसी भी निर्यातक के पास, तो वो लोग क्या करते हैं कि बैंक से ऋण लेते हैं। मतलब कि जो बैंक से कर्ज लेते हैं कि हाँ मुझे इतने का ऑर्डर मिला हुआ है इस देश के इंपोर्टर के द्वारा, ठीक है, तो मुझे कर्ज दिया जाए ताकि मैं अपने जो सामानों को तैयार कर सकूं और उसे एक्सपोर्ट कर सकूं दूसरे देश में, और फिर जो मुझे पैसे मिले तो मैं उसके द्वारा ही आपका कर्ज चुकाऊंगा। तो फिर बैंक क्या करता है, तो उसे कर्ज प्रोवाइड करवाता है उस निर्यातक को, जिसके तहत वो निर्यातक उस कर्ज के माध्यम से अपने सामान को जो निर्यात करना है उसे तैयार करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, ठीक है, और जितना भी उसमें खर्च आता है बंदरगाह तक ले जाने का, परिवहन का, या फिर जो भी कच्चा माल खरीदना है, ये सभी कार्य उस पैसों के माध्यम से निर्यातक करता है, ठीक है, और उसके फिर वो सामान को तैयार करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है, अगला है वस्तुओं का उत्पादन एवं अधिप्राप्ति। माल के लदान से पूर्व बैंक से वित्त प्राप्ति हो जाने पर निर्यातक आयातक के विस्तृत वर्णन के अनुसार माल को तैयार करेगा,
फर्म या तो इन वस्तुओं को स्वयं उत्पादन करेगी अथवा इन्हें बाजार से क्रय करेगी। तो क्या होता है कि जब उसे ऋण प्राप्त हो जाता है निर्यातक को, तो उसके अनुसार वो जो जो भी उसे ऑर्डर मिला हुआ है आयातक से कि मुझे ये सामान चाहिए, इतनी इतनी मात्रा में चाहिए, इस प्रकार से चाहिए, तो वो क्या करता है निर्यातक उस सामान को खुद बनाता है या फिर अपने देश के बाजार में जो भी मतलब या किसी और कंपनी से वो खरीद करके उस सामान को उस आयातक को जिसने इंपोर्ट करने के लिए बोला है तो उसे वो भेजता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। जहाज लदान निरीक्षण। जहाज लदान निरीक्षण मतलब कि इसमें देखें भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं कि देश से केवल अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का ही निर्यात हो। इनमें से एक कदम सरकार द्वारा मनोनीत सर्वथा योग्य एजेंसी द्वारा कुछ वस्तुओं का अनिवार्य निरीक्षण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति सरकार ने निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम 1963 में पारित किया और सरकार ने कुछ एजेंसियों को निरीक्षण एजेंसियों के रूप में अधिकृत किया। यदि निर्यात किए जाने वाला माल इस वर्ग के अंतर्गत आता है तो उसे निर्यात निरीक्षण एजेंसी अथवा अन्य मनोनीत की गई एजेंसी से संपर्क कर निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। तो क्या होगा कि लदान जो जहाज लदान निरीक्षण मतलब कि जब ये सामान निर्यातक के द्वारा तैयार कर लिया जाता है पूरी तरह से कि हाँ अब ये भेजने लायक तैयार हो गए हैं सामान, तो जब उसे दूसरे देश में भेजने से पहले क्या करना पड़ता है, तो जब उसे बंदरगाह में वो ले जाता है तो भारत सरकार के द्वारा एक एजेंसी बनाई गई है जिसका क्या नाम है, निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम के तहत 1963 में एक एजेंसी की निर्माण किया गया। और ठीक है, जिसके तहत वो लोग क्या करते हैं कि उस सामान को देखते हैं कि ये जो सामान भेजा जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है भारत से या किसी भी देश से, तो वो क्या करते हैं उस सामान को चेक करते हैं कि ये सामान अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि मान लीजिए भारत से कोई भेज रहा है, कोई भी एक्सपोर्टर निर्यात कर रहा है सामान को, तो ये चाहती है कि जो भी सामान जाए भारत से वो अच्छी क्वालिटी का जाए, चाहे ताकि विदेश में कोई किसी भी प्रकार से कोई भी देश जो है उनके सामानों की बुराई ना कर सके या उसकी क्वालिटी की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से हानि ना हो दूसरे देश को, जिससे भारत की नुकसान हो। ठीक है, तो भारत सरकार चाहती कि अच्छे से अच्छा सामान ही दूसरे देश में जाए, जिसके लिए उसने क्या किया है कि वो चेक करती है पहले ही बंदरगाह पर। जब आप जाते हैं निर्यातक जो है वो अपने सामान को भेजता है तो वो चेक करवाती है अधिकारियों के माध्यम से कि ये सामान अच्छा है या नहीं। ठीक है, उसी के अनुसार ही वो सामान को क्या, यदि अच्छा है गुणवत्ता के अनुसार है तो फिर क्या होता है निर्यातक को क्या करना पड़ता है, उन अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र लेना होता है कि हाँ ये गुणवत्ता योग्य सामान है और इसके बाद ही उस सामान को आगे की प्रोसेस के अनुसार भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। उत्पाद शुल्क की निकासी। केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त माल पर उत्पादन शुल्क कमिश्नर को आवेदन करना होता है। यदि कमिश्नर संतुष्ट हो जाता है तो वह उत्पादन शुल्क का प्रमाण पत्र दे देगा, लेकिन कुछ मामलों में यदि उत्पादित वस्तुएं निर्यात के लिए होती हैं तो सरकार उत्पादन शुल्क से छूट प्रदान कर देती है। इस प्रकार की छूट अथवा वापसी का उद्देश्य निर्यातक को और अधिक निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना एवं निर्यात उत्पादकों को विश्व बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाना। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि अब जब सामान भेजना होता है, निर्यात करना होता है किसी दूसरे देश में, तो भारत सरकार क्या करती है, टैक्स वसूलती है कि हाँ हमारे देश से कोई भी सामान जा रहा है तो उसमें हम टैक्स लेंगे। तो वो क्या करती है उस निर्यातक से कुछ टैक्स मांगती है कि हाँ इतना सामान जब आपका भेजा जा रहा है तो इसमें इतना टैक्स लगाया जाएगा। जो भी भारत सरकार का एक होता होगा कि 10% 5%, तो वो टैक्स लगाती है। लेकिन जब वो देखती है कि निर्यात किया जा रहा है सामान तो कभी कभी वो छूट भी प्रदान कर देती है। क्यों छूट प्रदान करती है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि छूट प्रदान करने से वो व्यापारी जो है या निर्यातक जो है वो उससे प्रोत्साहित होगा और प्रोत्साहित होने के बाद आगे और भी सामानों को निर्यात करने के लिए रास्ते खोजेगा, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेगा, जिससे भारत को फायदा होगा। तो कुछ हद तक उसमें कभी कभी छूट प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, जिससे निर्यातक प्रोत्साहित होता है और इससे क्या होता है कि जो विश्व बाजार में भारत का ज़्यादा से ज़्यादा सामान निर्यात होता है और इससे ये जो भारत का सामान है अधिक प्रतियोगी बनता है विश्व बाजार में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उद्गम प्रमाण पत्र प्राप्त करना। कुछ आयातक देश किसी विशेष देश से आ रहे माल पर शुल्क की छूट अथवा कोई
अथवा अन्य कोई छूट देते हैं, इनका लाभ उठाने के लिए आयातक निर्यातक से उद्गम प्रमाण पत्र की मांग कर सकता है। यह प्रमाण पत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि वस्तुओं का उत्पादन उसी देश में हुआ है जिस देश ने इसका निर्यात किया है। तो क्या होता है कि जो उद्गम प्रमाण पत्र का मतलब कि जहां पर उत्पादन किया जा रहा है जिस देश में, तो जो उत्पादन मतलब आयातक होता है या इम्पोर्टर, तो वो क्या करता है कि निर्यातक से बोलता है कि मुझे इस बात का प्रमाण पत्र दीजिए कि आपने इसी देश में सामान बनाया है, आपके द्वारा ही इस देश में सामान बनाया गया। ये नहीं कि कोई मान लीजिए आप ऑर्डर ले रहे हैं और बना कोई दूसरा देश रहा है और आप भेज अपने देश के माध्यम से रहे हैं, तो वो क्या करता है, प्रमाण पत्र मांगता है उससे निर्यातक से। कौन? आयातक मांगता है कि मुझे प्रमाण पत्र दीजिए कि ये उसी देश में बना हुआ है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो देश होते हैं फ्रेंड, किसी दूसरे देश को कुछ छूट प्रदान करते हैं आयात के कंडीशन में कि हाँ, इस देश से यदि सामान आ रहा है तो हम इसे इतनी % की छूट देंगे, इतना ज़्यादा टैक्स ना लेके कुछ कम % टैक्स ही लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भारत से कोई सामान जा रहा है कहाँ? अमेरिका। तो अमेरिका यदि किसी कारणवश भारत को आयात में छूट देता है कि हाँ, मैं भारत से कम ही टैक्स लूँगा, ज़्यादा टैक्स नहीं लूँगा, तो यदि अमेरिका का कोई व्यापारी है जो आयातक है, तो यदि वो भारत से कोई सामान मंगा रहा है तो वो भारत के जो निर्यातक है उससे उद्गम प्रमाण पत्र मांगेगा या उत्पादन का प्रमाण पत्र मांगेगा कि हाँ, ये सामान भारत में ही बनाया गया है। तो भारत का जो निर्यातक होगा तो उससे वो प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवाएगा, जिसके तहत जो अमेरिका की सरकार होती है वो आयात में कुछ छूट प्रदान करती है टैक्स में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भारत के उस निर्यातक को ही लाभ प्राप्त होता है। छूट बढ़ती है तो उससे क्या होता है, टैक्स कम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे अच्छी बात होती है। इसके बाद क्या होता है कि जहाज में स्थान आरक्षण, जहाज में स्थान आरक्षण जो होता है, इसका क्या है कि जब सामान लदाने के लिए सबसे पहले जहाज में स्थान की, जैसे कि कोई भी सामान जा रहा है तो वो बंदरगाह में तो जाएगा पहले, लेकिन उसके बाद वो जहाज के माध्यम से ही किसी दूसरे देश में जाएगा। तो उसके लिए उस सामानों के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है कि जहाज जो जा रहा है उस सामान को लेकर, उस जहाज में पहले बुकिंग कराई जाती है कि हाँ, मुझे इतना सामान इस देश में भेजना है, तो क्या इसके लिए जगह मिल जाएगी मुझे और कितना पैसे लगेगा, क्या कैसे, तो उसके बारे में देखा जाता है। तो यहाँ पढ़ते हैं पहले, निर्यातक फर्म जहाज में स्थान के लिए प्रावधान हेतु जहाजी कंपनी को आवेदन करती है। इसे निर्यात के माल के प्रकार, जहाज में लदान की संभावित तिथि, गंतव्य बंदरगाह को घोषित करना होता है। जहाज पर लदान के आवेदन की स्वीकृति के पश्चात जहाजी कंपनी जहाजी आदेश पत्र तैयार करती है, और जहाजी आदेश पत्र जहाज के कप्तान के नाम आदेश होता है कि वह निर्धारित वस्तुओं को नामित बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निकासी होने पर जहाज पर माल का लदान करेगा। तो क्या होता है कि जहाज में जब एक प्रकार से स्थान आरक्षित करने के लिए निर्यातक को या एक्सपोर्टर को क्या करना होता है कि जो जहाज जिस कंपनी की है उसे एक वो पत्र भेजता है कि हाँ, मुझे इतना सामान इस देश में भेजना है और जिसका इतनी क्वांटिटी है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो सामान से रिलेटेड है, क्या कैसे है और कब तक मुझे भेजना है, इतने डेट तक में। तो क्या करती है जहाज, जो जहाज होती है उसकी जो कंपनी होती है, मेन कंपनी, जिस कंपनी की वो जहाज होती है, तो वो कंपनी वाला वो देखता है कि क्या क्या सामान जाना है, कितने दिन में जाना है। ठीक है, उसके अनुसार वो एक आदेश पत्र जारी करता है, किसको? जहाज के कैप्टन को, जो जहाज का कप्तान होता है उसको जारी करता है कि हाँ, मैं ये मेरा आदेश है कि इस सामान को इस देश में इतने बजे तक पहुंचाना है, इतने दिन में, तो आप इसे ले लीजिए। और इसके तहत जो जहाज का शुल्क होता है वो भी उस आदेश पत्र में बता दिया जाता है कि इतना पैसा इससे लेना है। ठीक है, उसके अनुसार उस पैसे को ले करके जहाज में वो सामान लाद दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आगे पैकिंग एवं माल को भेजना, माल का उचित ढंग से पैकिंग कर उन पर आवश्यक विवरण देंगे, जैसे आयातक का नाम एवं पता, सकल एवं शुद्ध भार, भेजे जाने वाले एवं गंतव्य बंदरगाहों के नाम, उद्गम देश का नाम आदि। निर्यातक तत्पश्चात माल को बंदरगाह तक ले जाने की व्यवस्था करता है। तो क्या होता है कि पैकिंग से, जैसे कि मान लीजिए अब माल को भेजना है,
जहाज के माध्यम से दूसरे देश में, तो उसकी सबसे पहले पैकिंग करनी पड़ेगी, बड़े बड़े उसके लिए कंटेनर वगैरह तैयार करने होंगे सामान रखने के लिए जहाज में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो आयातक इस सामान जो भी तैयार होता है तो उसमें नाम लिख दिया जाता है किसका, आयातक का, जो इंपोर्ट कर रहा है सामान उसका नाम, उसका पता और सामान कितना है, उसका भार क्या है, और जो कहाँ सामान जाना है, कब जाना है और किस देश में सामान तैयार किया गया है, ये सभी जानकारी क्या होती है उस जो माल भेजा जा रहा है, जो सामान भेजा जा रहा है तो उस सब में लिख दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये सामान किसी ऐसे अदला बदली ना हो जाए कि किसी दूसरे सामान के साथ अदल बदल जाए, इसलिए सारी जानकारी उसमें लिख दी जाती है। और उसके बाद बंदरगाह तक ले जाने के लिए सामान को निर्यातक इसकी व्यवस्था करता है बंदरगाह तक ले जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वस्तुओं का बीमा। वस्तुओं का बीमा क्या, वस्तुओं के मार्ग में समुद्री जोखिमों के कारण माल के खो जाने, टूट फूट जाने के जोखिम से संरक्षण प्राप्त करने के लिए निर्यातक बीमा कंपनियों से वस्तुओं का बीमा करा लेता है। तो वस्तुओं का बीमा से ये आशा है कि जब कोई भी निर्यातक कंपनी जो है या फर्म है वो अपने सामान को भेज रही होती है तो उसके पहले वो क्या करती है कि उस सामान का बीमा करा लेती है कि यदि किसी कारणवश समुद्र में बंदर जो जहाज के द्वारा ले जाते समय सामान किसी कारणवश यदि मान लीजिए कोई मतलब इतना तेज तूफान आया या फिर कोई भी चक्रवात या कोई भी कारण किसी कारणवश वो सामान खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है या खो जाता है वो सामान, तो उसके लिए उसने बीमा करा लिया होता है पहले ही, जिसके कारण बीमा कंपनी यदि ऐसी कोई कारणवश सामान खो जाता है या टूट फूट जाता है तो वो बीमा के माध्यम से उसको पैसे प्रोवाइड करती है, उस सामान के जितने का बीमा हुआ है तो उसके अनुसार वो बीमा कंपनी पैसे प्रदान करती। इससे क्या होता है कि निर्यातक एक सुरक्षित होता है कि हाँ यदि किसी कारणवश मेरा सामान कुछ हो जाता है मेरे सामान को तो मुझे उसके पैसे मिल जाएंगे बीमा कंपनी के द्वारा, ठीक है, इसलिए वो बीमा करा लेता है। इसके बाद अगला क्या है, कस्टम निकासी। कस्टम निकासी में क्या है, जहाज में लदान से पहले वस्तुओं की कस्टम निकासी अनिवार्य है और कस्टम निकासी प्राप्त करने के लिए निर्यातक जहाजी बिल तैयार करता है और जिसके आधार पर कस्टम कार्यालय निर्यात की अनुमति प्रदान करता है। जहाजी बिल में निर्यात किए जाने वाले माल जहाज का नाम, बंदरगाह जहां माल उतरना है, अंतिम गंतव्य देश, निर्यातक का नाम एवं पता आदि का विवरण दिया जाता है। तत्पश्चात जहाजी बिल की 5 प्रति एवं निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी कस्टम मूल्यांकन अधिकारी के पास जमा कर दी जाती है। तो क्या होता है इसमें फ्रेंड, इस स्टेप में क्या होता है कि कस्टम निकासी मतलब कि जब सामान जो जाना है तो क्या होता है कि वस्तुओं की कस्टम निकासी अनिवार्य है। कस्टम निकासी प्राप्त करने के लिए निर्यातक जहाजी बिल तैयार करता है, मतलब कि एक कस्टम ऑफिसर के पास ये सामान जाता है, ठीक है, चेक किया जाता है, उसमें क्या करता है वो कस्टम ऑफिसर निर्यात की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है, और जहाजी बिल में और जो बिल होती है एक बनाता है जिसमें जहाज का नाम, बंदरगाह जहां से माल जा रहा है और जहां पर जाएगा उस सभी की जो एक डिटेल क्या करता है कस्टम अधिकारी होता है वो लिखता है एक बिल में और उसी के अनुसार वो बिल की 5 प्रति तैयार करता है और जो कस्टम मूल्यांकन अधिकारी के पास जमा कर दी जाती है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्या होता है, अगले पॉइंट में क्या है, जहाज के कप्तान की रसीद प्राप्त करना। मतलब इसमें क्या है, वस्तुओं का अब जहाज पर लदान किया जाएगा जिसके बदले जहाज का कप्तान रसीद बंदरगाह अधीक्षक को जारी करेगा। मतलब कि अब क्या होगा, अभी सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो वस्तुएं हैं वो जहाज पर लदाई जाएंगी। जब सारे क्लियरेंस हो गए कस्टम अधिकारी के बाद तो अब जहाज पर वस्तुएं लादी जाएंगी, या मतलब जो सामान निर्यात किए जाना है वो लादा जाएगा और फिर जहाज का जो कैप्टन है, जो कप्तान है, वो एक रसीद किसे जारी करेगा, बंदरगाह अधीक्षक को, कि हाँ अब मैंने ये सामान अपने बोट में लाद लिया, मतलब अपनी जो जहाज है, शिप है, उसमें ये सामान को लाद लिया है और ये रसीद रही। किसको जारी करता है, जो उस बंदरगाह या पोर्ट है जो उसका अधीक्षक होता है वहाँ का, उसे जारी करता है ये रसीद कि हाँ ये अब मैंने लाद लिया है ये सामान अपने जहाज या शिप में, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, भाड़े का भुगतान एवं जहाजी बिल्टी का बीमा। भाड़े की गणना हेतु निकासी एवं प्रेषक एजेंट कप्तान रसीद को जहाजी कंपनी को सौंप देगा और भाड़े के भुगतान के पश्चात जहाजी कंपनी जहाजी बिल्टी जारी करेगी, जो इस बात का प्रमाण है कि जहाजी कंपनी ने माल को नामित गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए स्वीकार कर लिया है। तो क्या होता है कि जो कप्तान जो होता है उसने जो रसीद बंदर अधीक्षक को दी है, ठीक है, तो वो बंदर अधीक्षक क्या करता है कि उसको
को किसे दे देता है, जो जहाज जो थी जो ले जा रही है सामान को, वो जहाज जिस कंपनी की थी उसे वो क्या करता है, उस रसीद को दे देता है कि हाँ ये जहाज यहाँ से चली गई है सामान लेके, और इसका जो भी भेजने का मेरा यहाँ का खर्चा है बंदरगाह का, तो वो मुझे चाहिए, तो वो आप भुगतान करें। तो उसके बदले में जो कंपनी होती है, जिसकी जो जहाज जो जिस कंपनी की होती है, तो वो कंपनी बोलती है कि हाँ ठीक है, मेरा ये सामान गया है इस जहाज से, मैंने ही इसको अनुमति प्रदान की थी, उसके अनुसार जो भी पैसा बनता है वो जहाजी कंपनी जो होती है उस बंदरगाह के अधीक्षक को प्रदान करती कि हाँ ये इतना पैसा जितना आपने मांगा था भुगतान के लिए, ये पैसा मैं आपको भेज रहा हूँ, उसके अनुसार वो पैसे भेज दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, बीजक बनाना। माल को भेज देने के पश्चात भेजे गए माल का बीजक तैयार किया जाएगा, और बीजक में भेजे गए माल की मात्रा आयातक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि लिखी होती है, एवं निकासी एवं प्रेषक एजेंट इसे कस्टम अधिकारी से सत्यापित कराएगा। ठीक है, मतलब बीजक बनाता है कि भेजे जाने वाले की मात्रा कितनी है, जो माल भेजा जा रहा है उसकी मात्रा कितनी है, मतलब क्वांटिटी, और आयातक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है, मतलब जो इम्पोर्ट कर रहा है माल को वो कितना पैसे भुगतान कर रहा है उस सामान के, ये सभी जो है जानकारी की एक एजेंट द्वारा, जो निकासी एजेंट है उसके द्वारा कस्टम अधिकारी से एक पर्ची बनाकर सत्यापित कराया जाता है कि हाँ हाँ इसकी डिटेल वगैरह ये सारी ये हैं, और आप इसे सत्यापित कर दीजिए, यानी वेरीफाई कर दीजिए, कस्टम अधिकारी से सत्यापित करवाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है अगला पॉइंट, तो अगला जो लास्ट पॉइंट है, भुगतान प्राप्त करना। भुगतान प्राप्त करना, माल को जहाज से भेज देने के पश्चात निर्यातक इसकी सूचना आयातक को देगा, और माल के आयातक देश में पहुंच जाने पर उसे माल पर अपनी स्वामित्व के अधिकार का दावा करने के लिए एवं उनकी कस्टम निकासी के लिए विभिन्न प्रलेखों की आवश्यकता होती है। आवश्यक इन प्रलेखों को निर्यातक अपने बैंक के माध्यम से इन निर्देशों के साथ भेजता है कि इन प्रलेखों को आयातक को तभी सौंपा जाए जब वह विनिमय पत्र को स्वीकार कर ले जिसे प्रलेखों के साथ भेजा जाता है, और प्रासंगिक प्रलेखों को बैंक को भुगतान प्राप्ति के उद्देश्य से सौंपना प्रलेखों का विनियमन कहलाता है। इसके बाद विनियमन विपत्र आयातक को एक निश्चित राशि का निश्चित व्यक्ति को भुगतान करने को आदेश देता है। अधिकार पत्रों को आयातक को भुगतान होने पर सौंप दिया जाता है, और निर्यातक को आयातक द्वारा भुगतान करने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, और निर्यातक अपने बैंक को प्रलेख सौंपकर एवं क्षतिपूरक पत्र पर हस्ताक्षर कर तुरंत भुगतान कर सकता है, और क्षतिपूरक पत्र पर हस्ताक्षर कर निर्यातक आयातक से भुगतान की प्राप्ति न होने की स्थिति में बैंक को यह राशि ब्याज सहित भुगतान करने का दायित्व लेता है। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि भुगतान प्राप्त करने के लिए जब ये सामान भेज दिया जाता है तो किसे भेज दिया जाता है, आयातक को, यानी जो इंपोर्ट कर रहा है उसे भेज दिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो आयातक होता है वो क्या करता है, कुछ उसे प्रलेखों की ज़रूरत होती है। किस लिए, क्योंकि जो प्रलेख कौन मांगता है, उस आयातक के देश का जो कस्टम अधिकारी है उससे मांगता है कि आप मुझे कुछ प्रलेख, मतलब ऐसे कागज़ दिखाइए जो ये साबित करते हैं कि आपने ये मंगाया है और आपने ये भुगतान कर देंगे आप इसका, तो प्रलेख दीजिए। तो आयातक क्या करता है, निर्यातक से कुछ प्रलेखों की मांग करता है, कुछ बिल्स वगैरह मांगता है कि हाँ मुझे दीजिए कि आपने इस देश से भेजा है, और मैं ताकि अपने कस्टम अधिकारी को दिखाकर ये जो माल की डिलीवरी हुई है वो ले सकूं। तो इसके बाद उन निर्यातक क्या करता है, जो एक्सपोर्ट जिसने किया है सामान, तो अपने बैंक में जाता है और कुछ प्रलेखों को, जो प्रलेख होते हैं भेजने होते हैं, उसे जारी करवाता है। लेकिन किस शर्त के आधार पर जारी करवाता है कि इस प्रलेखों को तभी भेजा जाए आयातक को जब आयातक ये स्वीकार कर ले कि हाँ वो प्राप्ति जो प्रलेखों के मिलने के बाद वो पैसे भेज देगा, मतलब भुगतान कर देगा निर्यातक को। ठीक है, तभी प्रलेखों को भेजा जाए। और प्रलेख मिलने के बाद जो क्या हुआ है, प्रलेख भेज देता है तो आयातक क्या होता है, उस सामान की भुगतान कर देता है, जिसके बाद निर्यातक को उसके पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं जो है आयात और निर्यात की कंप्लीट होती है, जिसमें भुगतान आयातक के द्वारा कर दिया जाता है और निर्यातक ने जो सप्लाई किया है उसे उसके सामान की जो भी भुगतान होता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, आयात और निर्यात की प्रक्रिया क्या है पूरी, और आयात और निर्यात क्या होता है, इसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस
डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने इतना ही बात किया और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें भी हम किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और मेरे एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।